बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मुल्क में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें अक्सरियत नशिस्तों पर हुक्मरान जमात PMLN ने फतह हासिल की। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की। पीपल्स पार्टी और सुन्नी तहरीक एक नशिस्त पर कामयाब हुई, जबकि एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। सूबाई असम्बलीज की 16 नशिस्तों में से नून लीग ने 10 नशिस्तें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और IPP, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हिस्से में एक नशिस्त आई, जबकि एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। नून लीग इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिएक्शन में ये कहा कि PMLN की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया कि वो अपने वोट के सही इस्तेमाल का भरपूर शऊर रखते हैं। रहनुमा PMLN राना सना ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर नहीं निकला। टर्न आउट इनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। PTI के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कह रहे हैं कि कल मुल्क के ज़िमनी इंतखाबात नहीं, ढोंग रचाया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। हकीकी अवामी मुंतखब नुमाइंदे होंगे तो मुल्क में बेहतरी आएगी। दोनों बड़ी सियासी जमातों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि कल भी जब ट्रांसमिशन में बात हो रही थी तो आपने ये कमेंट किया था कि ज़ाहिर है रिज़ल्ट मानना या ना मानना, नतीजे से पहले नतीजे का अंदाज़ा लगा लेना, ये भी एक बहुत बड़ा एक गलत किस्म का इम्प्रेशन है। हमारा जो बुनियादी सवाल ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है अवामी राय आमा नून लीग के हक में हो गई जो उनका मौक़िफ़ है, या आप समझते हैं जो PTI इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का, उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखिए, बात यह है दुआ के ये देखने, एक तो जनरली ये होता है कि इलेक्शन मैंने देखा है कि जो हुकूमती पार्टी होती है जनरली इलेक्शन में अगर वो हुकूमत में होती है तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा होता है। एक यहाँ तो आई थिंक लाहौर में हमने देखा कि पहले कितना कंट्रोवर्शियल था और अभी बड़ी आउटराइटली PMLN ने चीज़ें जीती हैं। 10 उनकी असम्बली की हैं, 2 नेशनल असम्बली की हैं। लेकिन बात यह है कि इसका हल अभी भी यही हो रहा है जैसे पहले हुआ इलेक्शन में 8 फरवरी के धांधली हो गई, हमें रैली निकालने दी, जलसा निकालने दिया, RO ने कर दिया अंदर फॉर्म 45, 47, क्योंकि ये हमेशा होता रहेगा। नाउ इज़ अ टाइम कि इसका कोई हल नहीं, और हल निकालने के लिए पहला जो इनिशिएटिव हुकूमत के पास है कि आप तमाम पार्टीज़ को अब इनवाइट करें और बैठें फाइन इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के साथ कि इसको कैसे करना है, और आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करें। ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व करें इलेक्शन के लिए, और उसके साथ आपने जो दूसरी बात है वो ये करें कि ऑफिसर्स हैं, सर्विंग सरकारी मुलाजिम हैं, प्रिजनर्स होते हैं, सबको हक देंगे वो अपने वोट प्रॉपर तरीके से करें। इसका एक हल निकालने ताकि RO ये जो मसले हैं ना ये सारे जो ये ख़त्म किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इट्स पार्ट, उनकी अपनी साख को बहुत नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इवन आई वुड से कि उनको भी सिलेक्ट करने का सिस्टम बदलना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट और अपोजिशन की मर्जी से आएंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ही मस्ट कम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन से लिए किसी से लिए जो मर्जी करें, ही शुड बी वेरी अनबाइस्ड एक होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। और उसके साथ इस वक्त हुकूमत को ये चाहिए कि जो कह रहे हैं राना सलाह हम बात करें, अगर वो बाहर आ सकते हैं तो ये बैठ के हल करें। अगर कोर्ट से फैसले होते हैं और ये बाहर रखते हैं, इवन देन बानी PTI को ये स्ट्रीट करने की सियासत अब खत्म करनी चाहिए। ही शुड डिसाइड कि वो आते हैं तो उसके बाद बाई इलेक्शंस लड़ें अगर उनको कोर्ट से इजाज़त मिलती है हुकूमत के थ्रू, और वहाँ पर असम्बली में जाके कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें 2-3 साल के लिए, और फिर अपने आप को स्टैब्लिश करें। अगर PMLN डिलीवर नहीं करती है तो वक्त आ जाएगा जब फिर अगर नए इलेक्शन जब भी होते हैं तो दे शुड कम। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर कर लेना चाहिए कि इसको एक दफ़ा प्लान करें, और PMLN हैज़ टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फाइंड अ सॉल्यूशन, वरना कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकली वी विल नेवर बी स्टेबल, और ये स्टेट पे ये चलता रहेगा जो रोज तमाशा लगा हुआ है मुल्क के लिए, आवाम के लिए। आप मुझे बताइए कि कोई एक और क्रेडिट है कि देखिए PMLN की साख जब बेहतर हो
पीटीआई से अगर पीएमएलएन कहे जी हमने देखे आने के बाद ये 4 चीजें आवाम को दे दी हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं किया, डीजल सस्ता नहीं किया, गैस सस्ती नहीं की, बिजली सस्ती बल्कि महंगी कर दी, तो आवाम इनके साथ क्यों होंगे? ये है उनको समझने की बात। पीटीआई को अगर आपने थोड़ा सा भी बैकफुट पे करना है तो देन शो सम प्रोग्रेस और ऑस्टेरिटी मुल्क में ले हैं ताकि मुल्क में पता चले जी कोई कौन आपने सेविंग की और IMF वर्ल्ड बैंक के वो प्रेशर से निकलने के बाद आप खुद अपने फैसले कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, बजाय टैक्स लगे हैं। आप कहते हैं हमने देखें 1000 अरब रुपये आपने रिसोर्सेज अरेंज कर लिया। ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपके साथ बेहतर होगी, फिर आप कहेंगे, वरना एलिगेशन काउंटर एलिगेशन विल कंटिन्यू और ये मुल्क इसी तरह स्टैंडल कर दे। सही आमिर साहब, ये एलिगेशन की जो पॉलिटिक्स है फिर ये कंटिन्यू करती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह अब कल के बाय इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम पीटीआई लगा रही है, जबकि हुकूमती जो जैसे सीएम साहिबा ने भी ये रद्द-ए-अमल दिया कि ज़ाहिर है ये उनके हक में है कि अवाम राय दे रही है पीएमएलएन हुकूमत के हक में। तो आपको लगता है कि ये अवामी राय आमा जो है वो नून लीग के हक में हो गई है, या फिर से हमने आम इंतखाबात की तरह ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली ही सुना? देखिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जो हार गया उसने धांधली कहना है, जो जीत गया उसका है। लेकिन आप कुछ देखें फ़र्क, ना कल शिकायत थी और ना 8 फरवरी को थी कि वोटर को रोका गया। इस दफ़ा पीटीआई का वोटर बददिल होकर नहीं आया, ना कोई बड़ी कंपेन पीटीआई की अपनी तरफ से थी। मतलब लोग बड़े ठीक बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ के हलके को जो उन्होंने छोड़ा और अली परवेज़ मलिक वहाँ से लड़े और जीते, वहाँ ही कंपेन बड़ी लॉन्च करती पीटीआई। अब वो फ़ौरन आ जाएगा कि जी वो तो रोकते हैं, मारते हैं। भाई हर जगह पे जलसे आप कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, रुकावटें तो आती हैं, सब कुछ होता है। लोगों ने एक तरफ बददिली से पीटीआई को जाके वोट नहीं डाला कि जी हम तो जाके 8 फरवरी को डाल के आए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो उनके साथ लोग हैं कि मज़ाहमत करते, वहाँ पर भी एक दराड़ और तकसीम है। पीएमएलएन ने तो देखे ना वोट अपने लिए हैं, और उनके 2 महीने की हुकूमत में जो भी मरियम नवाज शरीफ ने काम किए हैं लोग उससे मुतमईन हुए हैं, चाहे वो आटा देने का हो या वो आगे के प्लान बता रही हैं। वहाँ केपी में इन्होंने रोटी रेट कम किया, केपी ने उसके बदले में किया। नया काम क्या हुआ कि आप बताएं कि हमने ये अच्छा काम किया केपी की गवर्नमेंट में बैठ के। तड़ियाँ और इधर उधर की बातें करने के अलावा सीएम वहाँ से क्या कर रहे हैं? आज भी उन्होंने धमकियां ही लगाई हैं ना, और तो कुछ नहीं किया। आप रोड मैप दें कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। आज वो कह रहे हैं कि चोरी का पैसा अगर हमारे जिम्मे लग रहा है तो हमारे सूबे के फंड काट लें और मेरे पैसे एडजस्ट कर दें। यानी जो केपी में बिल भी दे रहे हैं उनको भी तरगीब दे रहे हैं कि फिर चोरी करो। ये कोई असूल की बात है? पैसे आप लें, ये आपका राइट है, आप मांगे विफाक से, आपकी अपनी हुकूमत थी, क्या आपने राइट ऑफ या जीरो करा लिया? तो उस वक्त केपी से पैसा नहीं कराया था। अब अगर ये लोगों ने वोट डाला है और इनको पीटीआई ने अपनी एक सीट लूज किया वजीराबाद की, पंजाब के अंदर, और बाजोड़ में ये हारे हैं, अब चाहे उसको ये कहें कि जी हमने तो टिकट गलत दिया था। भाई किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कराया था ना, कि आप उस फैमिली को जिनका बच्चा मारा गया आप उनको धमकियां भी लगा रहे हैं, तरगीब भी दे रहे हैं। वो इलेक्शन लड़े और जीत गए, लोगों ने दिया वोट, और आप तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं वहां पे। वही बच्चा एमएनए से एमपीए भी बन गया, यंग बिल्कुल बॉय, और लोगों ने आज आपकी हुकूमत थी, आज आप क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं जी देखें हमने किसी को नहीं रोका। भाई रोका कहीं पे भी, आपका वोटर जाता आपको रिजल्ट मिलते जी। अब आप देख ले कि कितना टर्नओवर इनका आया है। हुकूमत की जो बात लोग ये करते हैं ना, ब्रिगेडियर साहब ने भी की, कल से वो लोग जो कलप रहे हैं कि नून क्यों जीत गई, वो कह रहे हैं जी हुकूमती वसाइल तो हर सूबाई हुकूमत करती है। आपको पता है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें 20 में से 19 इलेक्शन जी पीएमएलएन जीती थी और पीटीआई हारी थी। सिर्फ एक जिला सियालकोट में एमपीए की सीट थी जहां पे उस वक्त के वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद लड़ रहा था इलेक्शन। वो सिर्फ एक सीट जीती जहां पूरे हुकूमती वसाइल झोंक दिए गए थे। बरियार फैमिली से था शायद। तो मुझे बताएं कि अब आपको डिलीवर करना है, लड़ाई करनी है, काम करना है, मज़ाहमत का। मैं तो रोज कहता हूं कि फिर आप अगर स्टेट को, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को घुटनों के बल लाना चाहते हैं तो ये आपके बस की बात नहीं है। फिर आप और लड़ाई लड़ लें और करके देख लें। आपको रवैया मुफाहिमत का अपनाना होगा, और जिन चीजों से आप शाकी हैं, जिन पे आपका इशू बना हुआ है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन क्या आसमान से, क्या फौजी आके लगा दें फिर यहाँ पे कि जी अगर हुकूमत और अपोजिशन भी ना लगाए इलेक्शन कमीशन तो कौन लगाएगा? सही।
अदलिया से पहले भी यहां पे लगे रहे हैं, तो फिर सिस्टम अंदर बैठ के ठीक करें। जैसे आज अपने 2 मेंबर्स की बहाली के लिए एकदम ठीक हो गए। जी जी, एक मैसेज गया ना स्पीकर की तरफ से कि भाई हाँ अगर हरकत करोगे तो फिर वही काम करूंगा जो चौधरी परवेज लाई ने PMLN के साथ किया था। तो फिर कैसे करते, आज वापस आ गए। तो इस मामले में भी आ जाए मुल्क के राह पे चलाने के लिए। जी अयाज साहब, क्या मूड लग रहा है? फिर लग रहा है कि ये वाकई मुल्क को सीधी राह पर चलाएंगे सियासी जमातें? अब कल के इंतखाबात के हवाले से जो हमारा बुनियादी सवाल है, आपको वाकई लग रहा है कि हुकूमत ने इतने पॉपुलर फैसले किए हैं आवाम के हक में कि वो मकबूल हो गई है, या आप समझते हैं कि PTI पहले की तरह फिर से रोना रो रही है, जो अज़मा बुखारी साहिबा भी कह रही थी? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ सारी सिचुएशन को, कि तकरीबन 2.5 महीने हो गए ना 8 फरवरी को, तो एक तो आवाम में शऊर आ गया, वेरी गुड। ये उस वक्त इनमें शऊर नहीं था, अब शऊर आ गया, बड़ा अच्छा हो गया। और उसके बाद इलेक्शन नो डाउट बड़े अच्छे मैनेज हुए हैं, इसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। हो जाता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान है ये। और ये भी ठीक बात है कि PTI का वोटर नहीं निकला इस दफ़ा उस तरह से जिस तरह वो 8 फरवरी को निकल के उसने दिया। उसने कहा कि जब होना ही कुछ नहीं। अच्छा, ये बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो PMLN मतलब विक्ट्री क्लेम कर रही है कि लोग हमारी हिमायत में हो गए, पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, बहुत कुछ कर दिया है, बड़ी ज़बरदस्त जा रही है PMLN गवर्नमेंट। जो मुझे लग रहा है कि शायद वो उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन वो जो मायूसी और बढ़ती जा रही है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हो गया ये सारा। अब इशू क्या है? इशू ये है कि वो इस मुल्क को, जो ब्रेडी साहब गालिबन किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, अभी आपका हमसाया इंडिया, वहाँ फेजेस में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, आम इंतखाबात उनके शुरू हो चुके हैं, वोट डल गए। अब पड़े में किसी को एक डाउट भी नहीं है कि एक वोट भी इधर से उधर हो जाएगा। वो पड़े में जैसे ही रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट्स इलेक्शन वाले दिन और उससे पहले जो वो कर सकता है उनका कैंडिडेट वो करता है। और इलेक्शन डे पे वहाँ भी कहीं आपको तसादुम भी नजर आ जाता है, फायरिंग भी हो जाती। ये सारा कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा है। जी जी। लेकिन इसके बाद जब इलेक्शन हो गया, वोट डल गए, अब वोट काउंट होंगे और वो एंड पे जाके काउंट होंगे और उसके बाद जो रिजल्ट मुरतब होगा वो सारे उसको मान लेंगे। यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत से स्टेक होल्डर्स को भी सूट नहीं करता कि इस तरह का कुछ सिस्टम बन जाए। ब्रेड साहब बड़ी मासूमियत में ये कह देते हैं कि जी वो आप EVM भी ले आए, वो भी ले आए। अगर EVM और ये चीज़ें होना शुरू हो गई तो उसके बाद यकीन करें ब्रिगेडियर साहब, वो फिर वाकई अवाम की मर्जी से जब नुमाइंदे आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर ये नहीं हो सकेगा कि ख्वाजा आसिफ आखिरी 5 हल्कों में 1,02,000 वोट मजीद लेके उसकी लीड लेके जीत जाए। फिर पॉसिबल नहीं होगा कि 50,000 की लीड मिल जाए जबकि वो 50-52,000 से हार रहे हों आखिरी पोलिंग स्टेशन पे। फिर आपको नतीजा मानना पड़ेगा और ज़ाहिर है वो सब का हो जाएगा। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। जैसे वो बड़ी दफ़ा इसकी मिसाल दी गई कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जब मुज़ाकरात होते हैं और कौमी असम्बली में और अचानक एक पॉलिटिकल पार्टी फिर पीछे हट जाती है उस पर, जो यकीनन उस वक्त गवर्नमेंट में होती है, कि नहीं जी वो ज़ाहिर है ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकेंगी जब तक आप अपने वोटर पे एतमाद नहीं करेंगे और ये उसको राइट नहीं देंगे कि वो जिसको वोट दे रहा है यकीनन उसी के बैलेट बॉक्स में से निकलेगा और वो फॉर्म 45 हो या 47 या 49 उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अभी इसके लिए बहुत तवील फासला तय करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेक होल्डर का कसूर है वो करते हैं, ये हमारे नुमाइंदे भी वहीं जाके हाजिरियां दे रहे होते हैं कि जी मैं जीतना है इस दफा, आपकी मेहरबानी है मुझे जितवा दे। इसलिए ये वन साइडेड नहीं है, ये 2 साइडेड चीज है, क्योंकि बड़े बड़े अफसर भी वहां हाजिरियां दे रहे होते हैं ना आके कि जी वो सानू IG लवा दे, बड़ी देर हो गई, वो चीजें चल रही होती है ना। इसलिए ये सिस्टम चूंकि इसकी रिवैम्पिंग होने वाली है और वो कौन करेगा ये बहुत मुश्किल सवाल है। उसकी वजह है कि स्टेटस को में चूंकि सबको अपना शेयर मिल रहा होता है इसलिए वो सबको सूट कर रहा है। जी फैसल साहब, मसला मतलब हमारे मुल्क में मसले एलीट के ही हैं और स्टेटस को कोई इशू है। अब हम आम आदमी का तो कोई इशू ही नहीं है ना, और इंतखाबात से भी आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुनियादी सवाल, आपको लगता है PTI रो रही है, धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है,
या आपको लगता है इन अ पॉजिटिव सेंस कि हुकूमत वाकई सही ट्रैक पर जा रही है कि जो लोगों में मकबूल हो रही है? एक तो मैं थोड़ा सा एयाज साहब से और ब्रिगेडियर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। ऐसे ये भी लगता है इन दोनों को जो है ना पाकिस्तानियों की सलाहियतों पे जो है ना वो एतबार नहीं है। हमारे पास इतने बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएं तो सही, इसका भी आपको तोड़ करके दिखाएंगे। तो हम इस हवाले से कोई इतना होना है, हमारे पास जैसे साइंसदान दुनिया में शायद ना हो। बहरहाल मैं इतनी गहरी बातें करना तो नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बात कॉमन सेंस की करना चाहता हूँ। जिस फैक्ट्री की मेन प्रोडक्ट जो है वो आलूदा और ताफुन ज़दा, बदबूदार और मिलावट शुदा हो, तो उसकी बाय प्रोडक्ट कभी अच्छी हो नहीं सकती। ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। जिस तरह का 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आप ये समझ लें कि ज़मनी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी से मुख्तलिफ होगा, तो ये तो किसी के जहन में भी ख्याल नहीं आया था। कम से कम किसी पाकिस्तानी के जहन में ख्याल नहीं आया होगा। किसी एक आध के अगर आ गया हो तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट अमूमी तौर पे तो ख्याल भी नहीं आया होगा। हाँ, मैं आमिर साहब की इस बात से जो है वो 100% नहीं बल्कि 1000% जो हूँ मुत्तफिक हूँ कि 8 फरवरी को भी जो है वो किसी वोटर को आने से नहीं रोका गया था। बस इतना सा काम किया गया था, वोट चोरी कर लिया गया था। वोटर तो बहरहाल जो आया था। बात यह है कि कौन जीता कौन हारा ये अहम बात नहीं है। अगर लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले, ये अहम बात है। ये जीत और फतह तो एक इंसान की है, किसी सियासी जमात की है। कोई खुश हो रहा होगा, कहीं गम मनाया जा रहा होगा। ये तो सिलसिला हमेशा चलता रहता है और चलता रहेगा ना। इस इलेक्शन से किसी की हुकूमत साजी की जो हुकूमत है उसकी हैयत पे कोई फ़र्क पड़ना है, वो भी ऐसा कुछ इलेक्शन से नहीं होना। लेकिन अगर इस मुल्क के लोग, इस कौम के लोग अगर इस निज़ाम से दिल बर्दाश्ता हो रहे और वो वोट डालने के लिए नहीं आ रहे और उसको हम जो भी माने दे दें कि कोई भी उसका जो है वो सबब तलाश कर लें, अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें, हकाइक में ना जाएं, लेकिन इसको किसी भी आप पहलू से देखें ना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये अच्छी अलामत नहीं है कि लोगों का इस निज़ाम से जो है वो मायूस हो जाना। तो अगर इसी तरह लोगों को की मायूसी पर आपने अपनी फतह के जश्न मनाने, ठीक है, बिल्कुल मनाइए, सही। लेकिन ये बस सोच लीजिएगा जश्न जो है वो ये पाकिस्तान का जश्न है, पाकिस्तान में ही बना रहे हैं ना। अगर इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है या ज़्यादा नुकसान पहुंच गया तो कल आप जश्न कैसे बनाएंगे? सही है। ये पाकिस्तान मजबूत होगा तो आप ये आने वाले कल में भी जश्न मना सकेंगे। ऐसे हालात पैदा ना करें कि लोग जो है वो लोगों के दिल बर्दाश्ता होने को आप अपनी कामयाबी जो है वो समझना शुरू कर दें। जी। जो कुछ नजर आ रहा है ना उससे इस तरीके से आंखें मत चुराएं जिस तरह आप जो है वो आंखें चुरा रहे हैं। सही। ये अच्छा साइन नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। ठीक। लोगों की मायूसी को दूर करें, उस असबाब को तलाश करें कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं। ठीक। अगर आप नहीं करेंगे तो हम सब एक दूसरे के साथ ज्यादती करेंगे। चलिए इलियास साहब साढ़े लोग तो इनकार ही समझो फिर। जी, पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है धांधली का। आपने तो वैसे कवरेज भी की होगी इलियास साहब, आपने क्या देखा, मकबूलियत या धांधली? देखिए उस हल्के की ना, ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने इनसे। उस सच बताना है इलियास भाई, उस हल्के के जो बुनियादी जो हकायक है ना वो डिफरेंट हैं। उधर वोट बैंक बहुत ज़्यादा जो है नून लीग का इस सेंस में, क्योंकि वो अलीम खान का हल्का रहा है शुरू से, जब काफ लीग की गवर्नमेंट होती थी तो उस ज़माने से। और उधर वोट बैंक जो अब इनका इत्तेहाद हुआ जाहिर है, तो इन लोगों ने कहा कि वोट बैंक अपना नून लीग को वोट देना है। उसके बावजूद भी वो जो कह रहे थे ना कि फासला, वो फासला उस तरह नहीं उनको माइलेज मिली कि ज़्यादा नून लीग को ज़्यादा वोट मिले हों, लेकिन वो ये हमें पता है कि क्योंकि ये हल्का उसमें जो वोट बैंक है सारा इन्हीं का था, इस्तेहकाम पार्टी का था और बहुत तगड़ा किस्म का वोट बैंक है उनका। वो रियलिटी जो है वो हट के है। दूसरे भी हल्कों में थी जो सूरत हाल, वहाँ वो रिज़ल्ट शुरू से ही ऐसे देखने आते थे कि जो मैराथन लगी हुई थी रिज़ल्ट आने की, उसमें नून लीग ही टॉपर रही है। ये कोई भी हल्का ऐसा नहीं था कि जिसमें वो हो कोई एक भी खुला, क्योंकि फॉर्म 47 का हुआ था तय। एक क्वीन मेरी में वाक़या हुआ था पोलिंग स्टेशन पे कि जी उधर पहले साइन करवा लिए थे, तो उधर पीटीआई के जो थे इनके
सुन्नी इत्तेहाद के जो थे क्या कहते हैं, जो वो थे क्या कहते हैं हमायती थे, वो इतने तगड़े थे कि वो उधर फौरन पोलिंग एजेंट वगैरह वो उधर एहतजाज करना शुरू कर देते थे, टफ टाइम दे रहे थे। और ये देखने उनके कैंडिडेट्स के ज़्यादा वोट का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस पास रहा है। और जिस तरह इधर लाहौर में कहा जाता था कि जी इनकी सीटें हैं, जिस तरह पहले कहा जाता था, ये बड़ा डिफरेंट किया उन्होंने। पहले जैसे एकदम देखें, पहले जो इलेक्शन हुए तो उसमें उनका नाम भी नहीं था, इस दफ़ा तो फिर नाम था ना सुन्नी इत्तेहाद का, लेकिन उस पहले दफ़ा कुछ नहीं था, लेकिन वोटर्स ने निकल के वोट दिया था। और जिस तरह दे रहे थे वोटर्स आके दे रहे थे, वो उसी तरह गहमा गहमी नहीं देखने में आई, क्योंकि वोटर्स को पता था कि अब जो भी है इन्होंने किया होगा, जो भी है इस तरह, क्योंकि एक परसेप्शन बना लेना वोटर अगर कि जी हुआ होगा, तो फिर वो इस वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ उस तरह, क्योंकि वो उनको भरपूर तरीके से वो नहीं कर सके, लड़ाई नहीं कर सके, उससे मुकाबला नहीं कर सके। अगर ये करते ना उस तरह तो पहले रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन बहरहाल इस तरह फिर आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर जो कहा जाता है ना धांधली, वो मुकम्मल तौर पर तो कोई नहीं कर सकता धांधली, एक दो सवाल तो नकल कर ही लेता है पेपर में, तो ये वो जायज़ हो जाता है इनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनकी है, तो इसमें ये सारी सूरत हाल है। ठीक बिल्कुल जी, ज़ाहिर है अब ये अगर कि जो अवामी राय आमा है वो हुकूमत के हक़ में है, तो इसको हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं कि हुकूमत को वाकई ऐसे काम करने चाहिए जो उनको आम आदमी में मकबूल करें, और सबसे बड़ी बात कि आप रिलीफ देने की सूरत में काम करें। अभी ये जो सस्ती रोटी है, इस मामले पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को कि कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। बहरहाल अब ये पीटीआई अगर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, तो सड़कों पर आने की बजाय मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर, ताकि मुल्क को सही समत में चलाया जा सके। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो आपने जाना। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान, जिस पर हम सवाल रखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। गजा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है, और पाकिस्तान इस सिलसिले में गजा के फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त उनके साथ है। और मैं समझता हूँ कि आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो कि बड़ी मुश्किल के बाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात में अहम फैसले भी हुए। पाक ईरान तिजारती हुजम $10 अरब तक ले जाने के लिए 8 शोबाजात में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। इसके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के मुआहदे की तौसीक भी कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ईरानी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये मौका है कि पाक ईरान ताल्लुकात को बेहतर करें, सरहदों पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें, इस दोस्ती को तरक्की और खुशहाली के समंदर में बदल दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजीद ये भी कहा कि आपका गजा से मुतल्लिक एक मजबूत मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। पाकिस्तान गजा के भाई बहनों के साथ है। इस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान और ईरान में बहुत सलाहियत है। मुमकिन सलाहियतों का तबादला दोनों मुल्कों के फ़ायदे में होगा। आज की मुलाकात में हमने तिजारती, सियासी और सकाफती हर सतह पर दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। गजा की अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान की अवाम को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, आलमी सूरत हाल और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की मुनासबत से ये हमारा दूसरा बड़ा सवाल। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँ। एक तो ज़ाहिर है आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान आप किस तरह से देखते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास पर मईशत के हवाले से क्या आप कोई ब्रेक थ्रू देख रहे हैं? मईशत के हवाले से तो ये तयशुदा बात है कि जो वॉल्यूम इंडिया के साथ रहा है ईरान का हमेशा, वो हमारे साथ ना होने के बराबर है उससे। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। 5 साल में सही चले, $10 अरब तक ले जाने का इसको फैसला हुआ है। अदरवाइज इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका और वेस्ट इसको पसंद नहीं
करेंगे यकीनन कि इस स्टेज पे ईरानी सदर पाकिस्तान आए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि जो हमारे मफाद में है हमें उसको आगे लेके चलना है। हमने ये नहीं देखना वेस्ट और अमेरिका क्या कह रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे, या मतलब अभी आपने 2-3 दिन पहले वो जो इन्होंने वो 4 कंपनीज पे पाबंदी लगाई थी, 3 चाइनीज और 1 बेलारूस, उसको भी इस दौरे के तनाजुर में, अगर से दौरे बहुत पहले स्केड्यूल हो जाते हैं, ये अचानक नहीं हुआ करते, स्टिल मौका बड़ा अहम है इस हवाले से। अभी ईरान और इजराइल के दरमियान जो कुछ हुआ उसके बाद इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो ज़ाहिर है यहाँ इस लिए आए कि उनको हिमायत मिले फ़लस्तीन के हवाले से ईरान को, और वो हम तो ऑलरेडी चूँकि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हमारी रियासत खड़ी है, ज़ाहिर है वो एक इस यहाँ से तसल्ली और हौसला लेके जाएंगे ईरानी सदर। और जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची, ये भी बड़ी है, मतलब आप जिस मेहमान को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं उसको इस तरह का प्रोटोकॉल देते हैं और इस तरह का इस्तकबाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये दौरा ये बताने के लिए सबसे ज़्यादा, बाकी तो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी कि हम अपनी मर्जी, हम खुद पर किसी की मर्जी मुसल्लत नहीं होने देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो ना पसंद हो, लेकिन हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क के सदर का पुरतबाक इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ये मैसेज दे दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन दुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल, और पाकिस्तान की हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को, मिलिट्री सर्विस को मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि उन्होंने ये करेज दिखाई है कि डिस्पाइट द फैक्ट बहुत लोगों को पसंद नहीं है मुल्कों को कि ये किया है। दो इतफाक़ियत प्लान इस तनाज़े से पहले, लेकिन देखिए ईरान से पाकिस्तान को बहुत फायदा। इंडिया 50% रिबेट प्राइस के प्रॉब्लम पे ले रहा है। चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, वो भी ऑयल सस्ता ले रहा है। वाई नॉट पाकिस्तान? आपके सामने अमेरिकन सिंसियरिटी देख लें कि उन्होंने कहा जी, ओपनली कहा कि आप गैस पाइपलाइन वी डोंट वांट कि पाकिस्तान की ईरान में चले। इससे अंदाजा लगाए, ओके देन डिड यू कॉम्पनसेट पाकिस्तान? आपने $95 बिलियन का एक पैकेज ग्रांट कर किया है, जिसमें इजराइल, यूक्रेन और ताइवान है। व्हाट वी हैव डन फॉर अमेरिकन इन अफगानिस्तान, हाउ मच वी हैव सफर्ड लॉसेस इन एवरीथिंग, ओवर आई थिंक $130 बिलियन का नुकसान भी उठाया, शहीद भी वैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख लोग, लेकिन डजंट मैटर। तो इसलिए वी हैव टू फाइंड आवर इंटरेस्ट। ठीक, और पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरब का विजिट फॉलोड बाय ईरान का विजिट हैज लॉट ऑफ मीनिंग्स। मतलब है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को भी कॉन्फिडेंस दिया है और ईरान से बात की है, इकोनॉमिक फ्री जोन बनने बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान मस्ट गेट पेट्रोल और गैस शुरू करें, ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट होगा। जी आमिर साहब, जाहिर है कि ईरानी सदर का आना, और देखें ना, ये मार्च 2016 के बाद किसी सदर का पहला दौरा है। उसकी हिस्ट्री में जाएं तो फिर बहुत फसाद पड़ जाएगा, और इमरान खान ने जो कुछ जाके ईरान में कहा उस पर भी फसाद पड़ जाएगा यहाँ पे, कि हमारे हवाले से क्या क्या बातें होती थी और किसने कहाँ जाके नौकरी किसके बदले में ली। हम उन बातों को छोड़ के, बहरहाल ये दौरा 6 महीने पहले तय हुआ था और उसी वक्त पे हो गया है। बाईलैटरल था, उसमें गज़ा वगैरह नहीं थे, और ईरान ने अगर इसराइल पे हमला किया है तो वो दमिश्क में अपने कौंसल खाने के बदले में लिया। हमें बिल्कुल फैक्ट्स पे जाना चाहिए। जी जी। पाकिस्तान की अपनी इसराइल पे एक सही पोजीशन है और ईरान की भी सही पोजीशन है, उसको उसी तनाजुर में लें। जो अयाज साहब ने बात कही 100% दुरुस्त है कि इंडिया के मामले में ईरान के अंदर भी बड़े अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ और हर दफ़ा ये बात आम लोगों से, दुकानदारों में हमने लोगों से बातचीत की तो वो नज़र आता है। अल्लाह करे कि हमारी जो पाकिस्तान की क़यादत है जो अब शुरू हुई है कि हमें सब के साथ चलना है, तो बहुत अच्छी बात है, हम ईरान के साथ भी चलें। उनकी क़यादत को भी होश के नाखून आए हैं जब उन्होंने जनवरी में हम पे हमला किया और हमने फ़ौरन उसका जवाब दिया। उसके बाद दोनों ममालिक ने सिफारती सतह पे अच्छे अंदाज से संभाल लिया एक दूसरे को। आज हम तिजारत की बात कर रहे हैं, तो जब हम सबके साथ तिजारत की बात करते हैं तो ईरान क्यों ना हो, हमारा सकाफती, मजहबी सब कुछ वर्षे मिलते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, दुश्मनों के साथ भी होते हैं, तो ईरान दुश्मन नहीं है। हाँ, गलत फहमियाँ दोनों ममालिक के दरमियान में होती हैं,
पाई जाएंगी, आइंदा भी होंगी। उनके बॉर्डर से भी लोग आते हैं, हमारे लोग बॉर्डर से भी लोग जाते हैं, और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी होती है। क्योंकि हमने जब मारा तो पता है आपको, जो यहाँ इस्लामाबाद में ड्रामा आके बैठा हुआ था एक महरंग बलोच के नाम से, जो वो मिसिंग पर्सन का नाम ले रही थी, तो उनके मुंह से निकला कि हमारे लोग वहाँ मारे गए। तो साबित तो यही हुआ ना कि वो एक फ्रॉड था और पाकिस्तान के अंदर लोगों को खराब करने की एक साजिश थी। आज ईरान के सदर का इस वक्त में आना इसलिए अहमियत का हामिल है कि दुनिया को एक मैसेज जाए। असल बात है, दोनों ममालिक अपने पैरों पे खड़े होके, ईरान बिल्कुल आपको कोई कंसेशन नहीं दे रहा, वो 2-3 लेटर लिख चुका है कि गैस पाइपलाइन पे हमारा इतना खर्चा हुआ है और आप नहीं करें तो हम आपसे वसूल करेंगे। वहां वो तिजारत की बात बिल्कुल ठोस बुनियाद पे कर रहा है। हमें भी बड़ी क्लियरिटी के साथ बात करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराई, इस मामले में भी हमें चाइना को ला के गैस पाइपलाइन शुरू करा देनी चाहिए। उसी से तिजारत भी बढ़ेगी और हमारी बका भी होगी। ठीक है। और अभी दुआ नरेंद्र मोदी ने वो लिया ना उसका क्रेडिट कि हमने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद सस्ता पेट्रोल रूस से लिया और अपने अवाम को मुंतकिल किया, तो हम क्यों नहीं इस तरफ जाते। बिल्कुल जी। क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही सवाल फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जो दौरा है वो बहुत ही गैर मामूली अहमियत का हामिल है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि दोनों मुल्कों ने जो है एक खुददारी का जो है मुजाहरा किया है और बड़ेपन का मुजाहरा किया है, खुले दिल का मुजाहरा किया है। अच्छा, ये जो दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है, उससे इस वजह से नहीं कि जो गैर मुल्की हालात हैं और गैर मुल्की जो प्रेशर है वो तो अपनी जगह है ही। कुछ महीनों कबल जो आपस में जो 2 तरफा हमले हुए थे, उस हमलों को इस दौरे से, उस हमलों के असरात जो थे ना, वो भी ख़त्म हो गए। ये पहलू भी जो है इस दौरे का जो है ना वो बहुत अहम है कि अगर कोई तनाव और कशीदगी पैदा हुई उन हमलों की वजह से, तो वो इस दौरे ने उसको भी ख़त्म कर दिया। और फिर जो गैर मुल्की हालात के तनाजुर में ईरानी सदर आए और जिस तरह पाकिस्तान में उनको वेलकम किया गया और उनको रोकने के लिए जो गैर मुल्की प्रेशर था उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं लिया, ये बहरहाल इस हुकूमत को आप इस पे क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक। और इस मामले पे हुकूमत के साथ जो है वो पूरी कौम को खड़ा होना होगा कि जहाँ खुददारी का मसला है, जहाँ हुकूमत स्टैंड ले, तो उसमें हुकूमत को या रियासत को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उस मामले पे जो है वो तना है, बल्कि उसका एतमाद बढ़ाना चाहिए कि पूरी कौम उसके साथ खड़ी। जी इलियास साहब, देखिए जी, इस वक्त उनका जो दौरा है वो बहुत ही कह लें कि मौके के हिसाब से तो बहुत अहम है, और ये ताल्लुकात जो है हमसाया हमारे मुल्क है कि इस्लामी बरादर मुल्क है, जिससे ताल्लुकात बड़े पहले अच्छे होने चाहिए थे। तिजारत ज़मीनी रास्ते से उधर से हो सकती है, ख़ास तौर पर हम उनसे काफ़ी चीज़ों उधर से ले सकते हैं, सस्ती चीज़ें, जिसमें पेट्रोल भी और गैस पाइपलाइन, उसके अलावा सब्जियां भी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ट्रेड अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, हम अपना डेफिसिट कम कर सकते हैं। लेकिन ये मौके पर जो है अब जो मुआहदे होंगे $10 अरब की कह रहे हैं कि जी आपस में ट्रेड के जो है। चलें इलियास साहब, वक्त आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।